हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस बच्चे हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज एक नया चैप्टर है और नई शुरुआत आज हमारी होगी। हालांकि नई शुरुआत तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो चैप्टर हम लोगों ने पहले पढ़ा, परसेंटेज, वही चैप्टर कहीं ना कहीं घुमा फिराकर लैंग्वेज को चेंज करके ही प्रॉफिट लॉस बनाया गया है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके वही परसेंटेज वाले हैं, A to Z। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा ही होंगे और चैप्टर थोड़ा बड़ा है। जैसे परसेंटेज थोड़ा बड़ा चैप्टर था हमारा, नंबर ऑफ टाइप्स उसमें ज्यादा थे, इसीलिए हम लोगों ने उसमें 5-6 क्लास किया। ऐसे ही हमारा प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट भी एक ही चैप्टर है हालांकि ये, लेकिन अब इसको थोड़ा सा मैं अलग ही कराने लग गया हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी अलग है और चैप्टर अगर हम एक साथ करेंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट को तो बहुत बड़ा हो जाता है फिर। तो उसमें एनर्जी कहीं ना कहीं लास्ट तक जाते जाते थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो बेहतर है डिस्काउंट को हम एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ें। कॉन्सेप्ट वही है, कुछ भी अलग नहीं है डिस्काउंट में, और इवन आसान ही है। तो अलग पढ़ेंगे तो एक अलग एनर्जी आती है जब हम कोई नया चैप्टर पढ़ते हैं। तो टोटल इसमें भी आपकी 6 क्लास के आसपास रहने वाली हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि 4 क्लास में हमारा प्रॉफिट लॉस एंड हो जाए और 2 क्लास में हमारा डिस्काउंट एंड हो जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत एक अच्छे से चैप्टर की, और वही लेवल जो हमारा परसेंटेज में रहा था। तो सबसे पहले तो शब्दावली टर्मिनोलॉजी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी बच्चे, चैप्टर का नाम है हमारा प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। प्रॉफिट लॉस, लाभ तथा हानि। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चे क्रय मूल्य की। कभी भी प्रॉफिट लॉस चैप्टर की शुरुआत होती है, सबसे पहला नाम आता है क्रय मूल्य, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। और हम पूरे चैप्टर में, पूरे कंप्लीट चैप्टर में इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे सीपी से। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस। और जब भी जहां भी क्रय मूल्य की बात आएगी हम उसे सीपी से डिनोट करेंगे। तो आप जरा मुझे बताना कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाई कॉस्ट प्राइस? खरीदने वाला मूल्य। बच्चे, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस। आप मार्केट गए, आप मार्केट में कुछ सामान खरीदा, उसके लिए आपने जो अपनी जेब से पैसा दिया, दैट इज कॉस्ट प्राइस। उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। बच्चे, एक और आता है इसमें, सेकंड नंबर पे आता है सेलिंग प्राइस। क्या आता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ये क्या होता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में जब भी हम यूज करेंगे डिनोट करेंगे एसपी से। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाए। वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाए, द प्राइस एट विच द आइटम इज सोल्ड। जिस पर हम किसी वस्तु को या किसी आ, सामान को बेचते हैं, दैट इज आपका सेलिंग प्राइस। तीसरे नंबर पे आता है इसका ओवरहेड चार्ज। क्या होते हैं ओवरहेड चार्ज? ओवरहेड चार्जेस, कोई बताएगा ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं? ओवरहेड चार्जेस होता है कि आपने कोई चीज खरीदी, उसके ऊपर जो चार्जेस लगा, उसके ऊपर चार्जेस लगा। जैसे कि मान लो आप मार्केट गए, आपने कुछ सामान खरीदा, भैया किराया भाड़ा जो लगा उसको घर से लाने ले जाने में घर तक, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड चार्जेस। यानी कि जो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, जो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है वो ओवरहेड चार्जेस में आता है।
मान लो आपने कोई पुरानी कार खरीदी, अब कार अपनी घर लेकर आ गए और उसमें आपने सर्विसिंग कराई, उसके एक दो टायर बेकार थे, टायर चेंज कराए, थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग कराई, उसको कहते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट। क्या कहते हैं बच्चा? मेंटेनेंस कॉस्ट। ये होता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है। एक होता है मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट वो भी किस में आता है? वो भी आपका ओवरहेड चार्ज में ही आता है। ठीक है, आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गया, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया। बेसिकली यही दो चीजें हैं जो आपका ओवरहेड चार्जेस में आते। कुछ रहा तो आप समझ जाओगे कि भैया कॉस्ट प्राइस, किसी चीज मूल्य पर आपने कोई चीज खरीदी और उस पर आपने कुछ अलग से रुपया लगा दिया, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड चार्जेस। और याद रखना, जो ओवरहेड चार्जेस होता है वो हमेशा क्रय मूल्य में जुड़ता है। हमेशा, हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य में जुड़ता है। भाई आप ऐसे सोचो, आप कोई दुकानदार हो, गांव में आपकी दुकान है परचून की। आपने क्या किया? आप एक चीनी का बोरा लेके आए मार्केट से। गांव में ऐसे लाते हैं ना, एक चीनी का बोरा लेके आए मार्केट से, 2,000 रुपये आपने दुकानदार को दिए। हुआ क्या कि 200 रुपये टेम्पो वाले ने शहर से आपके गांव तक लाने में ले लिए। तो चीनी का बोरा आपको कितने रुपए का पड़ा? 2,200 रुपये का पड़ा। अगर मान लो गांव में आते ही कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि भाई ये चीनी का बोरा मुझे दे दो, तो क्या आप कभी भी, अगर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में रहना है, यानी कि उससे आपका दोस्त है वो, कोई लाभ नहीं कमाना उससे, तो क्या उसे आप 2,000 का दोगे? अगर आप उसे 2,000 का देते हो तो आप नुकसान में चले जाओगे। आप कहोगे भाई मैं तो 200 रुपये टेम्पो वाले को भी दिए, तो मुझे तो ये बोरा 2,200 रुपये का पड़ा, ले 2,200 दे दे मुझे और ले ले इसे। इसका मतलब है जो ओवरहेड चार्ज था, जो आपने ट्रांसपोर्ट का दिया, किराया भाड़ा जो दिया, वो आपका उसी में ऐड होता है क्रय मूल्य में। ट्रांसपोर्ट मतलब होता है बच्चा किराया, ट्रांसपोर्ट जो किराया भाड़ा जो होता है, ठीक है। मेंटेनेंस होता है मरम्मत, मरम्मत का खर्चा, ठीक है। तो ये सारे के सारे पैसे किस में ऐड होते हैं? ये सारे के सारे पैसे हमेशा क्रय मूल्य में ही जुड़ते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा लाभ। चौथे नंबर पे क्या आता है? हमारा प्रॉफिट। भाई किसी वस्तु को बेचकर लाभ कब होता है? जिसको हम इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं, जो हमारे चैप्टर का भी नाम है, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में पी बोलेंगे। प्रॉफिट कब होता है? कोई भी वस्तु पर प्रॉफिट होता है जब उसे क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचा जाए। यानी कि आप मान के चलो, कोई चीज आप 100 रुपए में खरीद के लाए हो और आप उसे 100 रुपए से ज्यादा में बेच रहे हो, आप उसे 100 रुपए से ज्यादा में बेच रहे हो, हमेशा आपको प्रॉफिट होगा, हमेशा आपको लाभ होगा, ठीक है। तो जब भी प्रॉफिट कब होता है? जब भी हमारा बेचने वाला मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से, हमेशा आपको प्रॉफिट होगा। और वो कंडीशन जिसमें सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ऑलवेज रिमेंबर प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनता है कि भैया ज्यादा में से बड़े को घटाते हैं, सॉरी, ज्यादा में से कम वाले को घटाते हैं। ज्यादा में से कम वाले को घटा दो, आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। ज्यादा क्या है? बेचने वाला मूल्य। कम क्या है? खरीदने वाला मूल्य। तो ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी कि लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। भाई अब मैं हिंदी में ऐसे नहीं लिखूंगा हर बार विक्रय और क्रय, ऐसे नहीं होता है। आप थोड़ा सा आदत डालो कि भैया एसपी मतलब विक्रय मूल्य और सीपी मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा? लाभ बराबर क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, या फिर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये हमेशा प्रॉफिट होता है। फिर आता है प्रॉफिट परसेंटेज। क्या आता है? लाभ प्रतिशत।
प्रतिशत लाभ जिसको कहते हैं, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो बच्चे याद रखना, जब भी आप लाभ प्रतिशत निकाल रहे हो ना, तो कितने रुपए का तो लाभ हुआ। ये फॉर्मूले याद नहीं करने आपने, अपने चीजों को बेसिक से समझना है कि भैया प्रॉफिट की बात हुई थी, तो यानी कि अगर मैं खरीदने वाले मूल्य से ज्यादा में बेचता हूं तो प्रॉफिट होता है, यानी कि मेरा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, और ज्यादा में से कम वाले को घटा दो, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और जब भी मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहा हूं, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ अपॉन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है जब भी आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हो, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ अपॉन, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस को रखना है। नीचे बच्चा याद रखना, हमेशा क्रय मूल्य को रखना होता है जब भी आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं। जब भी आप लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं, डिनोमिनेटर में हमेशा क्रय मूल्य को ही रखना है। ऐसा नहीं है विक्रय मूल्य यहां रखकर प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, नेवर। वो सवाल में दिया होगा कई बार, वो केस अलग बनते हैं जब सवाल में दिया होगा कि अपना लाभ विक्रय मूल्य पर लेता है। असली प्रॉफिट नहीं होता वो, असली प्रॉफिट पे हमेशा नीचे आपको कॉस्ट प्राइस ही रखना है। फिर ये कहानी यहां पर हो जाती है एंड। अब आते हैं हम सेकंड, आपका हानि यानी कि लॉस। 5वें नंबर पे आता है आपका हानि, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉस, और शॉर्ट फॉर्म में इसको एल से डिनोट करेंगे। अब हानि क्या होती है भाई, आप कभी भी लॉस, कोई दुकानदार अगर करता है तो उसे लॉस कब होता है, जब वो खरीदने वाले मूल्य से कम में बेच दे। मान लो कोई चीज वो 50 रुपए की खरीद के लाया, और अगर 50 से कम में बेच रहा है, अगर 50 से कम में बेच रहा है, तो क्या उसे लाभ होगा? नहीं। अगर खरीदने वाले से भी कम में अगर बेच रहा है, मतलब उसे तो नुकसान हो गया। वो तो भैया जितना उसे मिल रहा है उससे ज्यादा तो दे के आया वो। तो इसका मतलब है कि हमेशा खरीदने वाला मूल्य बड़ा होगा बेचने वाले से। हमेशा अगर लॉस की कंडीशन देखनी है तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से, यानी कि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस पर उस टाइम देखेंगे, वहां उस टाइम देखेंगे जब वो सेलिंग प्राइस पर बोलेगा, उसे बदलेंगे, फिर आएंगे वो सवाल दिखाऊंगा आपको। हानि होती है जब भी क्रय मूल्य ग्रेटर देन आपका विक्रय मूल्य होता है। और मैंने कहा बड़े में से छोटा घटा दो। लॉस बराबर क्या होगा, लॉस बराबर होता है बड़े में से छोटा घटा दो। तो बड़ा क्या है इस बार, क्रय मूल्य, और छोटा क्या है इस बार, विक्रय मूल्य। तो बड़े में से छोटा घटा दिया, हमेशा आपको यही करना है। बड़े में से छोटा घटाया क्योंकि इस तरफ बड़ा विक्रय मूल्य था, तो एसपी माइनस सीपी। बड़े में से छोटा घटाना है क्योंकि इस तरफ बड़ा क्या था, क्रय मूल्य था, तो सीपी माइनस एसपी। और अगर हमें लॉस परसेंटेज चाहिए, अगर बच्चे हमें प्रतिशत हानि चाहिए, तो भैया कितने रुपए का लॉस हुआ, कितने रुपए की हानि हुई, और नीचे हमेशा, नीचे हमेशा याद रखना क्रय मूल्य को ही रखना है। कभी भी या तो आप लाभ प्रतिशत निकाल रहे हो या फिर हानि प्रतिशत निकाल रहे हो, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य को ही रखना है। विक्रय मूल्य अगर आपने रख दिया नीचे तो सवाल हो जाएगा गलत। लॉस परसेंट भी क्या होता है, कितने रुपए का लॉस हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है। एक और कंडीशन बनती है 6 नंबर की, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि, ना लाभ ना हानि, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। ना लाभ ना हानि। ठीक है। ना लाभ ना हानि यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन क्या होती है, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होती है कि जब हमारा क्रय मूल्य
बच्चे विक्रय मूल्य के बराबर हो। जब हमारा खरीदने वाला मूल्य बेचने वाले मूल्य के इक्वल हो, हमेशा याद रखना नो प्रॉफिट नो लॉस। जितने में खरीद के लाया उतने में ही बेच दिया, जितने में खरीद के लाया उतने में ही बेच दिया। द कंडीशन इज कॉल्ड नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन, यानी कि ना लाभ ना हानि की कंडीशन है। ठीक है भाई, चलिए। हाँ, अच्छा, एक काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी, मैं टेलीग्राम पे भी देख रहा था कि जो जो चैप्टर सर हो गए उनके क्लास के क्वेश्चंस को ना प्रिंटेबल पीडीएफ में प्रोवाइड कराना है ना। कि एक एक तो क्लास की बोर्ड पीडीएफ अपलोड हो जाती है, एक होती है प्रिंटेबल, जहां से आप एक एक क्वेश्चन को देखकर खुद से सॉल्व कर सको। बोर्ड पीडीएफ में क्या है कि आपको सॉल्यूशन साथ में रहता है, तो उससे चीजें समझ में नहीं आती, मतलब ऐसा लगता है कि अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। अलग से क्वेश्चन सीट आपको चाहिए। ठीक है, वो काम उस पे लगभग हो चुका है और आज से अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी। तो जो चैप्टर हमने सबसे पहले नंबर पे किया था, पीछे से चेक करना, आज शाम को शायद शुरू के 2-3 चैप्टर्स की डल जाएगी, शुरू के जो थे, है ना। तो हो सकता है अभी तक ना डली हो, लेकिन शाम तक डल जाएगी। शुरू के जो चैप्टर हमने किए थे वहां से आप एक बार दोबारा क्लिक करके चेक करेंगे शाम को, तो पीडीएफ आपको अटैच मिल जाएगी, वो कंबाइंड पूरे चैप्टर की पीडीएफ। तो उसे आप प्रिंट वगैरह निकाल के भी एग्जाम टाइम पे रख सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस आपके पास आ जाएगा कुछ चंद पेपर्स में ही। ठीक है भाई, तो ये कंडीशन आपको क्लियर है बिल्कुल बेसिक प्रॉफिट लॉस का। चलो, ये तो थे कुछ फॉर्मूलेज। अब हम चलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजों के पास में, थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजों के पास में चलते हैं और सीखते हैं थोड़ा सा क्या है। जो चीज हमने परसेंटेज में सीखी, अब उसको थोड़ा सा यहाँ अप्लाई करते हैं। ये तो 2 पेज में जो हमने पढ़ा ये सब क्या था, ये तो ये मान लो ये शब्दावली थी, ये टर्मिनोलॉजी थी कि ये भाई सीपीएसपी के मतलब हैं, ये इनके कुछ फॉर्मूलेज हैं। अब हम चलते हैं अपने कुछ प्रैक्टिकल चीजों के पास, कि हमेशा याद रखना कि जो कॉस्ट प्राइस होता है, जो क्रय मूल्य होता है बच्चे, ऑलवेज 100% होता है। कभी भी आप 100% की वैल्यू अगर निकाल रहे हो तो वो आप कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हो। तो आप क्या निकाल रहे हो? कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, किसी वस्तु को 10% के लाभ पर यानी कि प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे आप? अगर मैं किसी वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा हूं तो उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा? भैया सेलिंग प्राइस में आप जानते हैं कि अगर मैं यहां से सेलिंग प्राइस आपसे पूछूं, यहां से सेलिंग प्राइस, तो ये वाला क्रय मूल्य इधर आकर प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। यानी कि विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य में आप प्रॉफिट को जोड़ दो। कितने में आप खरीद के लाए, कितना आपने उस पर लाभ कमा लिया, दोनों को जोड़ दो, पता चल जाएगा आपने कितने में बेचा, है ना भैया। तो आप कहोगे सर 100% होता है क्रय मूल्य, इतने में तो मैं खरीद के लाया हूं और लाभ कमा लिया मैंने 10% का। यस, तो भैया कितने में बेचूंगा मैं उसे? 110% में। कितने में बेचूंगा उसे? 110% में। ऐसे ही, अब ये इतना नहीं करना आपने, डायरेक्ट लिखना, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि किसी वस्तु को बच्चा 15% के लाभ पर बेचा गया, 15% के लाभ पर बेचा गया, तो जरा मुझे सेलिंग प्राइस बताना कितना होगा। अब डायरेक्ट बता दो, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है। कभी भी अगर लाभ कहेगा ना और विक्रय मूल्य निकालना हो तो 100% में जोड़ दो, 100% में जोड़ दो, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो अगर 15% लाभ है तो कितने में बेचा गया? 100% में 15 जोड़ दो, सर 115% में बेचा गया है। कितने में बेचा गया मेरे भाई? 115% में। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि भैया किसी वस्तु पर जो है ना वो 9% की हानि है, क्या है? 9% की हानि है, 9% का लॉस है, तो उसमें आप क्या कहोगे? उसमें आप कहोगे कि सर उसे जो बेचा गया है ना, उसे जो बेचा गया है वो बेचा गया है, हानि का मतलब है 100 में से घटा दो। क्योंकि भैया जब मेरे पास ये फॉर्मूला है, अगर मैं यहां से
विक्रय मूल्य निकालना चाहूं तो ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये एल घट जाएगा, तो सीपी में से एल माइनस होगा, यानी कि 100 में से 9 को घटाना है, या फिर आप सीधा सीधा हानि के लिए क्या करो, 100 में से घटा दो, तो ये आ जाएगा 91%। 9% की हानि का मतलब है 91%। अगर प्रॉफिट कहेगा तो भैया हम जोड़ते हैं, और अगर लॉस कहेगा तो हम 100 में से घटाते हैं। ये बड़ी बेसिक सी चीज है, ठीक है। या फिर इसे आप एक उसमें भी रख याद कर लो कि सेलिंग प्राइस जो होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, और को जो आपका सेलिंग प्राइस होता है वो 100 में से लॉस परसेंट को माइनस करते हो। इसे ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हो कि प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ेंगे, और लॉस है तो 100 में से घटाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूले कुछ याद नहीं रखने आपको, जो भी मैं लिखवा रहा हूं आप ये मत करना कि सर इतने सारे, भाई एक फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस इनके बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। अब चलिए अब थोड़ा सा सीखते हैं रेशियो, थोड़ा सा हम रेशियो सीखते हैं, अनुपात, ठीक है। ये तो हमने जस्ट परसेंटेज देखा, अब रेशियो क्या कहता है। रेशियो कहता है सपोज अगर किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, किसी वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर बेचा गया, और मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे बताना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। किसी वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर बेचा गया तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य तो अपने आप में 100% होता है, क्रय मूल्य तो 100% है, और अगर 10% लाभ है तो 100 में 10 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 110। तो रेशियो कितना आ गया, रेशियो आ गया 10 से 11। कितना आ गया मेरे भाई, रेशियो आ गया आपका 10 से 11। अगर आप इसे फ्रैक्शन से करना चाहो, इसी को ही अगर आप फ्रैक्शन से करना चाहो, तो आपको पता है 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 1/10। अगर यहां से सीपीएसपी का रेशियो निकालना है तो जो नीचे वाली संख्या है, याद रखना जो नीचे वाली संख्या होगी ना ये क्रय मूल्य होगी, ये नीचे वाली संख्या क्या होगी, ये नीचे वाली संख्या कॉस्ट प्राइस होगी। और अगर उसने लाभ बोला तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, 10 में 11 जोड़ दो, सॉरी 10 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 11। तो आप कहोगे सर यही रेशियो 10 से 11 जब मैं 100 मान के चल रहा था, यही रेशियो 10 से 11 जब मैंने फ्रैक्शन से किया, सेम आएगा भाई। 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी कि क्रय मूल्य अगर 10 है और उसने लाभ कहा है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ते हैं, 10 से कितना हो गया 11। सर ये तो कुछ कुछ वही चीजें हैं परसेंटेज की, भाई कुछ कुछ नहीं, सारी की सारी परसेंटेज की चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। मैंने कहा ना प्रॉफिट लॉस भी परसेंटेज ही है। अगर मैंने कहा किसी वस्तु पर मान लो 16 सही 2/3% की हानि है, लॉस है, तो जरा मुझे बताना सीपीएसपी का रेशियो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा, बताओ जरा, कौन बताएगा। किसी वस्तु पर 16 सही 2/3% का नुकसान है, लॉस है, आप कहोगे सर ये 100 मान के थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, इसीलिए आपको फ्रैक्शंस भी पता होने चाहिए कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6। 1/6 नीचे वाली संख्या अगर क्रय मूल्य है तो इस बार उसने लॉस कहा है, तो लॉस के लिए ऊपर वाली संख्या क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा बच्चा 6 से 5। मान लो किसी वस्तु पर 33 सही 1/3% का प्रॉफिट है, लाभ है, तो जरा मुझे बताना सीपीएसपी का रेशियो क्या होगा। 33 सही 1/3% का प्रॉफिट, 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/3। तो नीचे वाली संख्या अगर क्रय मूल्य है तो उसने बोला प्रॉफिट, तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, तो रेशियो बन जाएगा 3 से 4। क्या बन जाएगा भैया 3 से 4, बिल्कुल करेक्ट है। तो किसी भी तरह की चीजें आपसे पूछ लें आपको कोई समस्या नहीं है, ये सारी चीजें आपने देखी। चलो
अब आप तैयार हो टाइप 1 के लिए। टाइप 1 क्या, आप 2-3 टाइप के लिए तैयार हो गए। अब तो आज की कंप्लीट क्लास के लिए आप लोग तैयार हो गए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। सही कथन का चयन करो। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, हानि और लाभ। देखो आपको फॉर्मूला रटना नहीं है। आप अगर फॉर्मूला रटोगे तो फिर कंफ्यूजन में आपका दिमाग घूमता रहेगा। आपको ये सोचना है लाभ कब होता है, जब मैं खरीदने वाले से ज्यादा में बेचता हूं, यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, और बड़े में से छोटा घटाना है। यानी कि लाभ के केस में एसपी माइनस सीपी होता है। तो लाभ के केस में क्या सीपी माइनस एसपी हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता सर। सीपी माइनस एसपी तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि लाभ में बेचने वाला मूल्य ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। तो हानि क्या कभी इनके बीच में प्लस आता है? कभी नहीं आता। प्लस तो कभी आता ही नहीं है, चाहे आप लाभ परसेंट निकालो चाहे आप हानि प्रतिशत निकालो। जुड़ते तो कभी है ही नहीं। तो दो ऑप्शन कट गए। अब आ जाओ, लाभ प्रतिशत क्या होता है? एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। भाई लाभ में क्या होता है? बेचने वाला मूल्य ज्यादा होता है खरीदने वाले से, और बेचने वाले में से यानी कि ज्यादा में से कम को घटाओ तो एसपी माइनस सीपी। और हमेशा चाहे आप लाभ प्रतिशत निकालो चाहे हानि, नीचे हमेशा सीपी होगा और इंटू 100। चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, कर सको तो कर लो कि भैया हानि का मतलब होता है खरीदने वाला ज्यादा हो, खरीदने वाला मूल्य ज्यादा है बेचने वाले से, यानी कि सीपी बड़ा है एसपी छोटा है। तो हानि के लिए क्या करेंगे? सीपी में से एसपी को घटाएंगे, लेकिन उसने उल्टा किया हुआ है इसलिए गलत हो गया, इसलिए ये गलत हो गया। ओके, चलो आगे चलते हैं। चलिए बिल्कुल टाइप 1 तो ये मान लो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। क्रय, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है, विक्रय मूल्य 3500 है, तो हानि प्रतिशत क्या है? बिल्कुल बच्चों वाला टाइप है टाइप 1 तो। कह रहा है कि कितने में खरीदा? 4500 में। भाई कॉस्ट प्राइस कितना है? 4500। सेलिंग प्राइस कितना है? 3500। तो हमें पूछा है हानि प्रतिशत। देखो ऐसे सोचो, किसी वस्तु को 4500 में खरीदा गया, 3500 में बेच दिया, भाई नुकसान है या फायदा है? भाई आप अपने ऊपर लेके देखो। आप कोई चीज 4500 में खरीद के लाए, 3500 में आपने बेचना पड़ा आपको, तो 1000 का नुकसान हो गया ना। आप कहोगे हाँ जी सर, ये तो नुकसान हो गया 1000 रुपए का। तो कितना आ गया? 1000 रुपए का नुकसान, और नीचे हमेशा हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य को रखना है और गुणा 100। 20 से 20 गया, 5×9 = 45। 200/9%, या फिर 9×2 = 18। तो 9×2 = 18। 22 सही, 2/9%। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। ओके भाई, आपका जो सिलेबस है ना वो बिल्कुल सही समय पर खत्म होगा। और आपके पास जो बच्चे लेट जुड़े हैं तैयारी में, ये उनके लिए गुड न्यूज़ है। आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा अपने रिवीजन के लिए। मैंने डे फर्स्ट से ही कोई भी मैंने ऐसे हल्के में नहीं लिया कि यार एक दो 2-4 दिन की छुट्टी कर लेते हैं, ठीक है हो जाएगा सिलेबस, टाइम है। ऐसा अगर मैं करता तो सिलेबस बहुत लंबा खिंचता। आपको पता होगा कि हमने शायद 1 या 2 दिन की ही छुट्टी ली थी दिवाली पे भी, क्योंकि मुझे पता था कि सिलेबस एग्जाम कब भी हो, मुझे सिलेबस बच्चों का टाइम से कंप्लीट करना है। मेरा मोटिव केवल सिलेबस कंप्लीट करना ही नहीं, मेरा मोटिव है आपको सिलेबस के बाद सफिशिएंट टाइम देना, ताकि आप उसे रिवीजन कर सको। मैथ्स इज ऑल अबाउट रिवीजन। मैं कितने भी बेसिक से कितने भी डीप में जाकर कितने भी ईमानदारी से आपको पढ़ा लूं, जब तक आप मैथ्स का रिवीजन नहीं करोगे सब बेकार है। तो अंकित सर ने अभी एक वीडियो बनाई थी, उसमें उन्होंने बोला था कि मतलब 10 जनवरी से पहले तो एग्जाम होना ही नहीं है।
अब उन्होंने बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा। तो 10 जनवरी भी अगर हम मान के चले कि 10 जनवरी से पहले, तो उन्होंने 10, एग्जाम वालों ने 19 तारीख बोली थी, तो मैं 19 को सोच के आपका सिलेबस मैंने देखा। मैंने कहा 10 दिन तो एटलीस्ट सारी वर्कशीट लगाने को इन्हें मिल जाएंगे। लेकिन अब बात हो गई 10 जनवरी, लेकिन सिलेबस हमारा अपने उसी टाइम पे कंप्लीट होगा। तो लगभग आपको 1 से 1.25 महीना मिल जाएगा। और इस 1 सवा महीने में आप क्लास के जो मैं अब अपलोड कराना शुरू करूंगा ना, क्लास के जो हम क्लास में क्वेश्चंस करते हैं पूरे चैप्टर के, मैं उनकी एक 2 पेज की शीट में सारे क्वेश्चंस आपको दे दूंगा। आप उनका प्रिंट आउट निकालो या पीडीएफ सेव करो और पीछे से चैप्टर 1 से करना शुरू कर दो। जो क्वेश्चन नहीं हो उन्हें सर्किल करो और वीडियो में केवल उन्हें ही देखो। वीडियो में केवल उन्हीं क्वेश्चंस को देखना जिनमें आपको परेशानी हो। इस प्रकार आप अपना सिलेबस बहुत जल्दी रिवीजन में 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे 1 महीने में, मैं ये कहूं तो। चैप्टर उठाया आपने, सपोज दैट चैप्टर उठाया परसेंटेज, परसेंटेज के 100 क्वेश्चन मैंने कराए, 100 के 100 क्वेश्चन कर लो और वर्कशीट के क्वेश्चन कर लो। उसके बाद में जो मैंने परसेंटेज की मॉक क्विज दी दूंगा, अभी आई नहीं है, वो कर लो। 3 करते ही मैं कर रहा हूं, आपको कोई बुक नहीं करनी, कोई बुक मत उठाओ आप, इन तीनों को ही रिवीजन में करते रहो। मैं गारंटी लेता हूं बटे में से बटे नंबर आएंगे मैथ्स में आपके। कह रहा है यदि एक पुस्तक को 270 में बेचा जाता है, बेचा जाता है मतलब सेलिंग प्राइस, और 10% की हानि होती है, बताइए पुस्तक का लागत मूल्य क्या है। अब यहां पर ये जो है बच्चा, ये बेचा गया है 270 में, तो ये क्या है, उसका सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, उसका विक्रय मूल्य है। अब अगर किसी वस्तु पर 10% की हानि होती है तो उसे बेचा कितने में जाएगा, बताइए। अगर किसी वस्तु पर 10% की हानि होती है बच्चे, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो अगर मैं कहूं कि भैया उसे खरीदा गया 10 में, तो 1 रुपए के नुकसान पर बेच दिया 9 में, और हमें तो बेचने वाला मूल्य कितना दे रखा है 270, तो 9 यूनिट की वैल्यू 270, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 30 गुणा 10 दैट इज 300। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी। या फिर आप इसे रेशियो से नहीं भी करना चाहते तो आप कहोगे कि सर अगर 10% का नुकसान है ना, तो बेचा कितने में गया होगा 90% में। अगर 10% का नुकसान है तो बेचा कितने में गया होगा 90% में, और सवाल के अकॉर्डिंग तो 270 में बेचा गया, तो 90% बराबर 270। 9×3 = 27, पूरा 3 बार कट गया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणा 100, यानी कि 300 रुपए में उसे खरीदा गया होगा। उसका क्रय मूल्य, लागत मूल्य आपका 300 रुपए आ गया। ओके, ये सवाल करिए। सिलेबस हो जाएगा आपका लगभग, अगर मैं कहूं 10 तारीख तक, 1-2 दिन ऊपर नीचे होंगे, 10 तारीख तक हो जाएगा। और पीडीएफ जो मिलेंगे ना, चैप्टर आप अपना पेज खोलते हो, पेज खोलते ही आपको सारी क्लासेस की मिल जाए, फोल्डर मिल जाते हैं। क्लास का फोल्डर ओपन करोगे तो ऊपर ही आपको दिख जाएगा, सारी क्लासेस के शेड्यूल से ऊपर दिख जाएगा, पीडीएफ का एक फोल्डर आपको उसमें मिल जाएगा। कह रहा है यदि एक मेज 20% के लाभ पर 600 रुपए में बेची गई तो मेज की मूल कीमत क्या है। यहां भी उसका आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है बच्चे। अगर 20% का फ्रैक्शन मैं कहूं तो 1/5 होता है, यानी कि उसे 5 में खरीदा गया और लाभ का मतलब है 6 में बेचा गया है। और सवाल कहता है 600 में बेचा गया, तो 6 यूनिट 600, 1 यूनिट कितना आएगा, पूरा 100 बार गया, तो 5 यूनिट कितना आ गया 500, 5 गुणा 100 यानी कि 500। तो उसे खरीदा कितने में गया होगा, खरीदा गया होगा उसे 500 में। या फिर आप कहोगे कि सर 20% का लाभ है तो 100 में जोड़ दो, 120% में बेचा गया है, बराबर 600। 12×5 = 60, पूरा 5 बार गया, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 500, यानी कि उसे जो खरीदा गया होगा उसे 500 रुपए में खरीदा गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, इस पे आना जरा। ओवरहेड चार्ज हमेशा याद रखना क्रय मूल्य में ऐड होता है। ओवरहेड चार्ज यानी कि जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गई,
जो मरम्मत का खर्चा हो गया, ये सब आते हैं आपके ओवरहेड चार्ज में। अतुल ने एक पुराना मोबाइल 1200 में खरीदा, 200 रुपए इसकी मरम्मत में लगाए, का स्क्रीन गार्ड वगैरह चेंज कराया, 200 रुपए लग गए। मोबाइल को 1680 में बेच रहा है, बताइए उसका परसेंटेज लाभ कितना है? पहले तो उसका कॉस्ट प्राइस बताओ, पहले क्या करो, उसका क्रय मूल्य बताओ। तो आप कहोगे सर 1200 में अगर खरीदा है ना, तो 200 रुपए इसके मेंटेनेंस पे खर्चा कर दिया, तो ये 200 भी क्रय मूल्य में ही ऐड होगा। आप कहेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो 1200 प्लस 200 तो कितना हो जाएगा? 1400। तो क्रय मूल्य कितना है? 1400। बेचा कितने में गया है? 1680 में। भैया कोई चीज 1400 में खरीद कर अगर 1680 में बेच दी जाए, तो साफ साफ दिख रहा है लाभ होगा। भाई खरीदने वाले से ज्यादा में बेचा आपने, तो ये तो प्रॉफिट हो गया। और कितने का हो गया? 1680 में से 1400 घटाओगे, 280 का प्रॉफिट हो गया। कितने का लाभ हो गया? 280 का लाभ हो गया। और अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट? 280 का। और नीचे हमेशा क्या रखना है? नीचे ऑलवेज कॉस्ट प्राइस को रखना है, क्रय मूल्य को रखना है, दैट इज 1400 और गुणा 100। आप कहेंगे सर 14 दूनी 28, पूरा 20 बार गया है, तो प्रॉफिट कितना आ गया भाई? प्रॉफिट आ गया आपका 20%। 20% का प्रॉफिट है, बिल्कुल सही बात है। इस पे आ जाओ जरा। देखिए बच्चा, इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइए मुझे, क्या होगा जवाब? सवाल है, आयुष 9200 रुपए में एक पुराना डिजिटल कैमरा खरीदता है। पुराना डिजिटल कैमरा खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 1200 रुपए खर्च करता है। यदि आयुष डिजिटल कैमरे को 12,000 में बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? और ये हो सकता है अप्रोक्सीमेट आए। भाई सबसे पहले याद रखना, ओवरहेड चार्ज जो होता है वो क्रय मूल्य में जुड़ेगा। ओवरहेड चार्ज कितना है यहां पर? मरम्मत का खर्चा कितना है? 1200 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका? 0, 0, 2 और 2 4, 9 और 1 10। यानी कि 10,400 में आयुष को वो कैमरा पड़ा। 10,400 में पड़ा है वो उसे। अब बेचा उसे कितने में है सर? बेचा है उसे 12,000 रुपए में। 12,000 रुपए में उसे बेचा गया। अब कोई चीज 10,400 में खरीद कर अगर 12,000 में बेची जा रही है, तो क्या बच्चा उस पर प्रॉफिट है? साफ साफ दिख रहा है सर। कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितना है? 1600 रुपए का प्रॉफिट है। भाई 12,000 में से 10,400 हटा दो, 12,000 में से 10,400 माइनस कर दो, 1600 रुपए का प्रॉफिट आ गया। अब अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो 1600 और नीचे हमेशा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 10,400। वो मत रख देना, 9200 मत रख देना, और गुणा 100। ये गया, दो से जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, या 4 से चला जाएगा 26 बार, और 4 से जाएगा आपका, या 8 से चला जाएगा 13 बार। 13 × 8 = 104 होता है ना, और 8 दूनी 16। यानी कि आपका जवाब आ गया 200/13। अब 13 से काटो, 13 × 1 = 13, 7 आ गया। 13 × 6 = 78 ज्यादा हो जाएगा, 13 × 5 = 65। आपका जवाब 15.3 के समथिंग है। ऑप्शन में जरा चेक करना, 15 पॉइंट पे कौन सा ऑप्शन जा रहा है? ये तो 19 पॉइंट है, ये 17 पॉइंट है, ये 13 पॉइंट है, ये 15 पॉइंट है, और हमें 15 पॉइंट पे ही जवाब चाहिए था। ऑप्शन लगा दो, 15.38 बिल्कुल सही है, अप्रोक्सीमेट जाएगा। ओके, वेरी गुड। इस पे आएंगे जरा।
बोलिए इसका जवाब। हरी एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 3,000 रुपए खर्च करता है। अब उसने पुरानी कार कितने में खरीदी, ये नहीं दिया। यही तो हमें पता करना है। इस बार हमारे पास क्वेश्चन रिवर्स है, उल्टा है क्वेश्चन इस बार, कि हरी ने एक पुरानी कार खरीदी और इसकी मेंटेनेंस पर 3,000 रुपए खर्चा किया। उसके बाद उसने कार को 58,000 में बेच दिया और 16% का लाभ कमाया। अब क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, अब हमें पीछे से जाना है क्वेश्चन में कि हरी ने एक पुरानी कार खरीदी, मरम्मत पर 3,000 खर्चा किया, कार को 58,000 में बेचा और 16% का लाभ कमाया। कह रहे कार खरीदने के लिए कितने रुपए का भुगतान किया था उसने। उसने कार को खरीदने के लिए अपनी जेब से कितना पैसा दिया, यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट को नहीं काउंट करना हमें। तो ये स्ट्रेट में नहीं जाएगा क्वेश्चन, ये उल्टा जाएगा। उल्टा कैसे जाएगा? सबसे पहले हमें यह पता करना है कि मेंटेनेंस का जो 3,000 रुपए का खर्चा है ना, इसे लगने के बाद हरी को वो कार कितने रुपए में पड़ी। मेंटेनेंस कॉस्ट को इंक्लूड होने के बाद वो कार हरी को कितने रुपए में पड़ी, वो पैसा निकाल के उसमें से 3,000 माइनस कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा कितना पैसा उसने दिया था कार के लिए। अब वो कैसे आएगा? हमें पता है उसने कार को 58,000 में बेचा है और 16% का प्रॉफिट कमा लिया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर 16% का प्रॉफिट है तो उसने 116% में बेचा होगा? भाई किसी वस्तु पर अगर 16% का प्रॉफिट होता है तो 100 में जोड़ दो 116%। और बेचा कितने में है उसने? उसने बेचा है 58,000 में। 58,000 में, यस। तो भाई 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 58,000 बटे 116। तो 16 पंजे 80, पूरा 5 बार कट गया ये तो, और लास्ट में 2 जीरो बचेंगी, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 500। अब 1% 500 है तो 100% कितना होगा? 100% हो जाएगा आपका 500 गुणा 100, यानी कि 50,000। और यही उसका क्या है? क्रय मूल्य है। यानी कि ये 50,000 रुपया कौन सा है? इसमें उसका क्रय मूल्य, इस 50,000 में उसकी लागत मूल्य, लागत यानी कि जो उसकी जेब से गया, और उसका जो ओवरहेड चार्ज था यानी कि मरम्मत का खर्चा, ये दोनों रुपए इसमें छुपे हुए होंगे 50,000 में। ये 50,000 में दोनों चीज छुपे हुए होंगे, एक तो जो उसकी जेब से पैसा गया वो, और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है 3,000 रुपया हमें दे रखी है। तो 50,000 में से अगर 3,000 रुपया मरम्मत का हो गया तो उसकी जेब से कितना गया है? 50,000 में से 3,000 माइनस कर दो, तर उसकी जेब से गया है 47,000 रुपया। और यही आपसे पूछा गया है कि उसने अपनी जेब से कितना पैसा दिया, कितना भुगतान किया उसने। 47,000 रुपए का भुगतान किया। ओके, तो जब भी हमें रिवर्स जाना पड़े, हमें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ना दिया हुआ हो, तो हमें कुछ इस तरीके से परसेंटेज और सेलिंग प्राइस दिया होगा, वहां से हम उसका टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, उसमें से मेंटेनेंस वाला खर्चा माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कितने में वो खरीद के लाया है। ठीक है, हमने सामने वाला भी देख लिया कि भैया स्ट्रेट वाला ये है और रिवर्स वाला ये है। चले आगे, ये सवाल देखिए बच्चे जरा। राम ने एक वस्तु 9,000 में बेची और क्रय मूल्य का 1/4 उसे हानि हो गई। बोले राम ने 9,000 में बेची है, तो 9,000 क्या है बच्चा? 9,000 उसका सेलिंग प्राइस है, बेचने वाला मूल्य है। कह रहा है क्रय मूल्य का 1/4 भाग नुकसान हुआ। क्रय मूल्य का 1/4 भाग का उसे नुकसान हुआ है। 1/4 भाग का नुकसान का मतलब है कि नीचे वाली संख्या अगर क्रय मूल्य है तो बेचने वाला मूल्य कितना हो जाएगा? हानि हुई है तो ऊपर वाला पार्ट माइनस कर दो,
तो 4 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 3। क्या बात समझ में आई? भाई उसने क्या बोला? उसने बोला क्रय मूल्य का, कॉस्ट प्राइस का 1/4 नुकसान हो गया। तो अगर नीचे वाला पार्ट कॉस्ट प्राइस है तो नुकसान यानी कि हानि हुआ है 1 यूनिट का, तो 4 में से 1 हटा दिया, 3। 4 में खरीदा और 3 में बेचा। सवाल कर रहा है उसने तो 9,000 में बेचा, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 9,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 3,000। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 4 गुणा 3,000, दैट इज 12,000। कितनी आएगी बच्चा? 12,000। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 12,000 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है। चलिए आते हैं अपने टाइप 2 के पास। टाइप 2 के पास आते हैं। अब टाइप 2 में भी बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, जरा देखिए टाइप 2 का। पचास हजार को 5,000 लिखा है क्या? नहीं, एक जीरो और लगा लो ना, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा हाँ, इसमें एक जीरो और लगा लो। 50,000 है, सॉरी। एक मेज 450 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी राशि में बेचता? बोलिए। का जवाब होगा, उसने कहा एक मेज एक मेज 450 में बेचने पर 20% का नुकसान हो गया। अगर 20% का लाभ कमाना होता तो कितने में बेचता? आप ऐसे सोचो कि पहले उसने 20% की हानि हो गई उसे, जब उसने 450 में बेचा। जब उसने 450 में बेचा तो 20% का लॉस कर लिया। लेकिन अगर वो 20% का लाभ कमाना चाहता तो कितने में बेचता? आप क्या करो, दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लो। दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लो, अनुपात बना लो। तो आप कहोगे कि दोनों सेलिंग प्राइस सर हमें कैसे पता चलेगा? यहां दोनों दो सेलिंग प्राइस है। बच्चा क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। उसने कहा पहले 450 में बेचा, 20% का नुकसान हो गया। एक सेलिंग प्राइस तो ये आ जाएगा 20% की हानि पर जब वो बेच रहा है। दूसरा सेलिंग प्राइस कब आएगा? कह रहा है कि अगर 20% का लाभ कमाना चाहे तो कितने में बेचेगा। दूसरा सेलिंग प्राइस यहां से आ जाएगा। तो दो विक्रय मूल्य हैं हमारे पास यहां, कि पहले तो बेच रहा 20% की हानि, तो बेचेगा कितने में? 80% में। दोबारे में बेच रहा है 20% का लाभ, तो कितने में बेचेगा? 120% में। भाई 120% में तो बेचना चाह रहा है वो। तो रेशियो बना लो इन दोनों का, 40 दूनी 80 और 40 तिया 120। यानी कि पहले उसने बेचा 2 यूनिट में, बाद में बेचना चाह रहा है 3 यूनिट में। लेकिन पहले उसने बेचा कितने में है? 450 में। तो 2 यूनिट का मतलब कितना है? 450। 1 यूनिट का मतलब कितना आएगा? 450/2, 225। तो 3 यूनिट का मतलब कितना आएगा? 3 गुणा 225, यानी कि 675 रुपए। क्या जवाब आ जाएगा आपका? 675 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि वो 675 रुपए में बेचेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि सर अगर 20% का हानि हुई है तो 80% में बेचेगा। 80% की वैल्यू 450, फिर 1% निकालेंगे, फिर 100% निकालेंगे, फिर उसको 20% लाभ पर बेचेंगे, फिर उसका 120% निकालेंगे। ये काम अगर आप करना चाहो तो ये भी कर लो।
इसमें कैलकुलेशन बहुत सारी है, बहुत सारी कैलकुलेशन है। मैं कहूंगा कि आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लो। पहले 20% का नुकसान, फिर 20% का लाभ। तो 20% का नुकसान 80% में बेचेगा, 20% का लाभ 120% में बेचेगा। दोनों का रेशियो बना लिया। पहला वाला विक्रय मूल्य दिया हुआ है, दूसरा वाला निकाल दिया हमने। यही करना है आपने। एक और सवाल मैं देता हूं आपको, तो जरा मुझे बताना उसका जवाब क्या होगा। बताइए जरा। बताइए बच्चा। एक वस्तु को 115 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 45% की हानि होती है, लॉस होता है। एक बच्चा कह रहा है सर आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? बच्चे प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ रहे हम पढ़ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ। बस खत्म होने वाला है, इसके बाद मेंसुरेशन शुरू करेंगे। इस चैप्टर एलसीएम एचसीएफ के बाद मेंसुरेशन। ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। कह रहा है एक वस्तु को 115 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 45% की हानि होती है। 32% का लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर वो उसे बेचेगा? बताइए भाई। जब मैंने कहा दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो बना सकते हो क्या? बोलिए भाई। एक बार तो उसने बोला है कि पहले तो उसने 115 में बेचा तो 45% की हानि हो गई, एक सेलिंग प्राइस तो यहां से आ जाएगा। दूसरी बार वो 32% का लाभ कमाएगा, तो दूसरा सेलिंग प्राइस यहां से आ जाएगा। तो जब वो 45% की हानि की बात कर रहा है, तो 100 में से 45 घटाना कितना आएगा? 55%। और जब वो 32% के लाभ की बात कर रहा है, तो 100 में 32 जोड़ दो भाई। 100 में 32 जोड़ दो। आप कहोगे सर 132% में बेचेगा, लाभ को हमेशा जोड़ते हैं। 11 से कटेगा 11 पंजे 55, 11 से कटेगा पूरा 12 बार, यानी कि सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया 5 और 12। पहले वाला सेलिंग प्राइस 115 हमें दे रखा है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 115 बटे 5, ये जाएगा 23 बार। दूसरे वाला सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 12 गुणा 23, 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 3 27। 276 रुपए में उसे बेचेगा। ठीक है, 276 में बेचेगा। वेरी गुड। चलिए एक और सवाल कराता हूं, इसी से कुछ मिलता जुलता। ये सवाल करिए। कह रहा है, एक मेज को 5862 में बेचने पर 20% का लाभ हुआ। यदि इसे 5000 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता? बताइए। अब यहां पर रेशियो तो बनेगा सेलिंग प्राइस का, लेकिन परसेंटेज से नहीं बनेगा, क्योंकि परसेंटेज तो पूछा है हमसे। पीछे के जो दो क्वेश्चन हमने किए, वहां हमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दिया हुआ था, तो हमने सेलिंग प्राइस का रेशियो उन्हीं से बनाया। लेकिन यहां हमें कुछ और दिया हुआ है। यहां हमें बोला है 5862 में बेचने पर 20% का लाभ। तो बताइए, जब 5000 में बेचेगा, जब 5000 में बेचेगा तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा? यानी कि रेशियो तो बनेगा यहां, लेकिन ओरिजिनल विक्रय मूल्य से बनेगा। इन दोनों से रेशियो बनेगा, क्योंकि हमें यहां ओरिजिनल विक्रय मूल्य दे रखा है और परसेंटेज, ये रिवर्स है, रिवर्स है। तो कैसे करेंगे जरा बताना। देखो, 58 दोनों सेलिंग प्राइस, SP1 SP2। तो पहले वो बेच रहा है 5852 में, फिर बेच रहा है 5000 में। ठीक है,
तो इसका रेशियो बनाने से बढ़िया है कि मत ही बनाओ आप, ऐसे ही रहने दो। अब 5852 में जब उसने बेचा तो उसे 20% का लाभ हुआ। बच्चे किसी भी चीज पर अगर 20% का प्रॉफिट होता है तो उसे कितने परसेंट में बेचा जाता है, बताइए। अगर मैं कहूं किसी चीज पर 20% का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस क्या है, 100% से ज्यादा है ना, कितना, 120%। इसकी वैल्यू हो जाएगी 120%। तो 1 रुपए की मतलब हो जाएगा 120/5852%। 1 यूनिट का मतलब या 1 रुपए का मतलब हो जाएगा 120 बटे इतना परसेंट। तो भैया आप काटा पीटी करके देख लो कितना बनेगा ये डेसिमल में जाएगा। तो 12 धाम 120, 12, 12 चौक 48, 10, 12 अट्ठे 96, 96, 4 5 9, ये 12 से नहीं कटेगा, ये 4 से कट जाएगा। 4 तिया 12, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 1, 4 चौक 16, 2, 4 छिंग 24, 4 तिया 12। ठीक है, फिर ये कट जाएगा आपका 2 से, 15 बार, 2 से कटेगा, 2 सत्ते, 2 से नहीं कटेगा, 6 और 3 और 4, 6 और 4 10, 3 13 14, नहीं कटेगा ये। ठीक है, तो फिर 5000 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। 5000 गुणा 30/1463, जो भी आएगा परसेंटेज में, अगर वो 100% से ज्यादा आया तो प्रॉफिट होगा, और 5862 है। आओ, ओके, कैलकुलेशन ही चेंज हो गई फिर तो सारी। 120/5862 करना जरा इसे, कितना जाएगा। यस, ठीक है ठीक है ठीक है। तब भी नहीं कटेगा ये, तब भी नहीं कटेगा ये कितने से जाएगा, आप इसे 4 से भी नहीं कटेगा ये 3 से कट जाएगा क्या, 8, 5 13, तो 15 6 21, 6 से चला जाएगा, 6 दूनी 12, और 6 निम्मा 54, 4, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। तो भैया 5000 का मतलब कितना आएगा, 5000 गुणा 20/977। अगर ये 100% से ज्यादा आया तो प्रॉफिट, 100% से कम आया तो लॉस। जितना 100% से ज्यादा आएगा वो यहां पर दिख जाएगा, जितना भी 100% से कम आएगा वो दोनों दिख जाएंगे। ये जाएगा 5 दूनी 10 और 4 जीरो, डिवाइड बाई 977। देख लीजिए कितनी बार ये कट रहा है, ये 100% से ऊपर जा रहा है। भाई 977 एकम 977, कितना आ गया, आगे बचा आपका 23, फिर जीरो, 9 दूनी 18, 102 पॉइंट समथिंग जाएगा, 102.977 दूनी, 977 दूनी कितना होता है, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 नाम 18 और 1 19, 1954 यानी कि 46, 346 आ जाएगा, और 9 तिया 27, 102.3 के आसपास जाएगा। कितना जाएगा, ये लगभग लगभग जाएगा 102.3 के आसपास, अप्रोक्सीमेट जा रहा है इतना परसेंट, 102.3। इसका मतलब है कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 102.3, 100% से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2.3 ज्यादा है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2.3% का। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो प्रॉफिट देखो बहुत नजदीक ऑप्शन थे, 2.4 2.3, इसीलिए कैलकुलेशन बहुत बारीक गई है। अगर कैलकुलेशन इतनी बारीक, अगर ये ऑप्शन इतने नजदीक ना होते तो कैलकुलेशन इतनी बारीक नहीं जाती फिर। तो मैंने क्या बोला, 977 से डिवाइड किया तो लगभग 102.3 के आसपास गया है, 100% से ज्यादा। और 100% से कितना ज्यादा है सर, 2.3% ज्यादा है, यानी कि 2.3% का
प्रॉफिट हमारा हो जाएगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें कोई दोहराया नहीं है बच्चा। चलिए थोड़ा सा सवालों को चेंज करते हैं अब। नहीं, इसे करो पहले, उसी के जैसा क्वेश्चन है ये, देखेंगे बच्चा इसे जरा। करेक्ट, कोई वस्तु 810 में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है। 810 में बेचने पर, करेक्ट, बताओ अगर 630 में बेचे तो लाभ या हानि कितना होगा। यहां आप सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लो, यहां भी दोनों सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं, पहले 810 में बेचा, फिर 630 में बेचा, दोनों सेलिंग प्राइस हैं। जब उसने 810 में बेचा तो 12.5% का प्रॉफिट, और जब 630 में बेचेगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट। दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाओगे, आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2, पहला 810 है और दूसरा 630 है, रेशियो बनाना जरा भाई। 9 सत्ते 63, 9 नाम 81, आ गया। और पहले वाले केस में उसे 12% का लाभ हो रहा है। किसी वैल्यू पर अगर 12% का प्रॉफिट है तो उसे कितने परसेंट में बेचा जाएगा, कितने परसेंट में बेचा जाएगा। आप कहेंगे सर 112.5 में, 100% में जोड़ देते हैं भाई। अगर किसी वैल्यू पर 12.5% का प्रॉफिट है तो क्या उसे 100 में जोड़ेंगे, 112.5% में बेचा जाएगा। हाँ, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, बटे 9, तो 9 एकम 9, 2, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, एक यूनिट की वैल्यू 12.5, तो भैया 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 7 गुणा 12.5, तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 एकम 7 और 1 8, यानी कि 87.5% में बेचा गया है। दूसरे वाला विक्रय मूल्य 87.5% है, तो 100% से कम है या ज्यादा है। भाई जो दूसरे वाला विक्रय मूल्य है बच्चा, क्या ये 100% से कम है या ज्यादा। अरे तो कम दिख रहा है। अगर 100% से कम दिख रहा है तो नुकसान है भैया, नुकसान है, लॉस है। और कितने का नुकसान है, जितना ये 100% से कम है। तो 100 में से 87.5 माइनस करोगे सर, 12.5% का नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया, 12.5% का नुकसान है। यही करना है। देखो दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए कि भैया अगर आपको परसेंटेज देगा कि पहले 20% की हानि फिर 20% का लाभ, पहला वाला विक्रय मूल्य 450 है, दूसरा कितना होगा, तो आप सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाओगे। सेम क्वेश्चन ये था, 45% की हानि 32% का लाभ, आपने सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाया। तीसरे क्वेश्चन में क्या था, आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ था और परसेंटेज पूछ लिया कि भैया जब इतने में बेचेगा तो 20% का लाभ, जब 5,000 में बेचेगा तो कितनी हानि या लाभ। तो आपने यहां भी विक्रय मूल्य का अनुपात यानी कि रेशियो बना लिया। उनको हमने 20% का लाभ यानी कि 100 में जोड़ दो, 120 में बेचेगा तो एक यूनिट इतना, 5,000 इतना, तो 100% से जितना ज्यादा है वही आपका प्रॉफिट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हमने सेम ऐसा ही किया कि भैया उसने 810 में बेचा तो 12.5% का लाभ, 630 में बेचेगा तो कितना नुकसान या लाभ होगा। तो यहां भी हमने सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य का रेशियो बना लिया। तो 9 यूनिट की वैल्यू, 12.5% का लाभ यानी कि 100 प्लस कर दो, 112.5% में बेचेगा। एक यूनिट की वैल्यू 12.5, 7 की वैल्यू 87, अब 87% में बेच रहा है तो लॉस है या प्रॉफिट। सर लॉस हो गया क्योंकि 100% से कम में बेच रहा है। और कितना कम में बेच रहा, 12.5, तो आपका ऑप्शन नंबर ए। पूरा बाइंड अप कर दिया हमने चार क्वेश्चंस को, और ये चारों के चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सवालों को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं अब। ये देखिए जरा, ये सवाल करिए बच्चे।
इंग्लिश में भी तो चल रहा है बच्चा। मैं इंग्लिश में वर्ड इंग्लिश के तो यूज कर रहा हूँ सारे, एसपी सीपी प्रॉफिट लॉस, सारे इंग्लिश के वर्ड ही तो यूज कर रहा हूँ। अब एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ो, फिर हिंदी में पढ़ो, फिर इंग्लिश में एक्सप्लेन करो, फिर हिंदी में एक्सप्लेन करो, बच्चा बहुत बोरिंग हो जाएगी क्लास, और मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा क्लास में। ना तो इंग्लिश वाले बच्चों को रहेगा, आपको तो इरिटेशन होगी कि हिंदी में क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं जब इंग्लिश में कर दिया, हिंदी वालों को इरिटेशन होगी कि जब हिंदी में कर रहे हो तो इंग्लिश में क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो। 5 मिनट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में हो जाएगी। मैं क्वेश्चन हिंदी में पढ़ रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखो एसपी और सीपी लिख रहा हूं तो हिंदी वाले बच्चे भी तो एडजस्ट कर रहे हैं, वो भी तो कह सकते हैं कि नहीं सर हमारा तो हिंदी है, क्रय लिखो, ये लिखो, हर बार यही लिखो क्योंकि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, हर बार सर विक्रय लिखो क्योंकि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने हिंदी वालों से कहा कि बच्चा इसको एडजस्ट कर लो सीपी एसपी को, तो वो भी तो उन्होंने, किसी एक बच्चे ने नहीं बोला कि सर इसको हिंदी में लिखो। अब आपने तो कह दिया सर इंग्लिश में पढ़ के एक्सप्लेन करो। अब मैं कैसे करूं बताओ, मैं हिंदी में पढ़ के टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की बोल रहा हूं, मैं दोनों मैनेज हो गया ना। क्रय एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचने पर एक महिला को 20% का प्रॉफिट होता है। यदि वह इसे दोगुनी कीमत पर बेचे तो अर्जित लाभ या प्रॉफिट बताइए कितना होगा। कह रहे भैया एक कीमत पे बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है, अगर दुगनी कीमत पर बेचे तो कितना लाभ होगा। हमें पता ही नहीं पहले उसने कितने में बेचा, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि भैया सीपीएसपी का रेशियो क्या है। सीपीएसपी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है। अगर वो 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है तो कितने में खरीदा और कितने में बेचा, क्या ये रेशियो बना सकते हो आप। हाँ जी सर, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी कि मैं कहूंगा 5 में खरीदा और प्रॉफिट का मतलब है 6 में बेचा है। ये रेशियो हमने बना लिया 20% के प्रॉफिट से ही, 20% के प्रॉफिट से ही हमने बोल दिया कि भैया 1/5 है, यानी कि 5 में खरीदा और 6 में बेचा। अब कह रहा है कि यदि वह दुगनी कीमत पर बेचता, यानी कि जितने में पहले बेच रहा था ना उसका डबल में बेचता, जितने में भी पहले बेच रहा था उसके डबल में अगर बेचता तो उसका नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बच्चा। भैया डबल कर दो, 6 का डबल कर दो। सवाल ने बोला है, ये डबल क्यों किया, मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, सवाल ने बोला कि यदि दोगुनी कीमत पर बेचता, जितने में भी पहले बेच रहा था उसका डबल कर दो। तो 6 में बेच रहा था, 6 का डबल कर दो, अब बेच रहा है 12 में। अब बताओ उसका प्रॉफिट कितना होगा। आप कहेंगे कि सर 5 रुपए की चीज को 12 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना हो गया, 7 रुपए का। भाई 5 रुपए में खरीद के लाया, 12 में बेच रहा है, तो 7 रुपए का प्रॉफिट है। 7 रुपए का क्या है, देखो बहुत सारे खुराफाती बच्चे क्या करेंगे, भाई पहले 20% का लाभ हो रहा था, डबल कीमत पे बेचेगा तो 40% का लाभ। ऐसे ही बोलोगे ना तुम लोग, महान हो, ऐसा नहीं होता है। 5 रुपए में खरीदा और 12 में बेचा तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 7 का, 12 में से 5 गया ना। और प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना है तो 7/, क्रय मूल्य को नीचे रखो और गुणा 100, तो 5 से जाएगा 20 बार और 7 दूनी 14 है, यानी कि भाई साहब उसे अब नया प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 140% का होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है, 140%। सवाल की लैंग्वेज को पढ़ के करना है आपने। मैंने एसपी और सीपी दोनों को डबल कर दिया, नहीं वो डबल नहीं, वो कह रहा है डबल कीमत पर बेचता, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य को डबल करना है बस। एसपी सीपी दोनों को डबल करोगे तो फिर तो जितना प्रॉफिट है उतना ही रहेगा।
चलो एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं 14वें वाला 14th, ये इसका टाइप अलग बनेगा। आते हैं टाइप थर्ड पे, और टाइप थर्ड में भी कुछ कुछ मिलता जुलता ही है। उसके लिए आपको थोड़ा सा मैं रिवीजन कराता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं, डिफरेंस निकालने की बात कर रहा हूं, डिफरेंस को मैं, आपने हालांकि ये पढ़ा है, डिफरेंस निकालना आपने पढ़ा है रेशियो प्रोपोर्शन में। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 10% प्रॉफिट और 7% प्रॉफिट, इनका डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस, अंतर। तो आप जानते हैं अगर प्रॉफिट है तो प्लस, प्रॉफिट का मतलब प्लस मान के चलना है और लॉस का मतलब माइनस मान के चलना है। प्रॉफिट का मतलब प्लस और लॉस का मतलब माइनस। तो दोनों वैल्यू अगर प्लस प्लस हैं तो डिफरेंस आप जानते हैं, बड़े में से छोटा घटा दो, बड़े में से छोटा घटा दो। आप कहेंगे सर 10 में से 7 गया, 3% का डिफरेंस आ गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे बताना, 17% का लॉस और 11% का लॉस, लॉस का मतलब क्या होता है बच्चा? लॉस का मतलब होता है माइनस, लॉस को माइनस में लेना है। और इनका डिफरेंस याद करो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कि चाहे दोनों साइन प्लस में हो तब भी बड़े में से छोटा घटाना है, चाहे दोनों साइन माइनस में हो तब भी 17 में से 11 को घटाना है, माइनस या प्लस के साइन को लेना ही नहीं है। तो आप कहेंगे माइनस और माइनस है, यानी कि दोनों लॉस है, तो माइनस के साइन को हटा दो। डिफरेंस कितना होगा? 17 माइनस 11, दैट इज 6%। डिफरेंस कितना होगा बच्चा? 6%। लेकिन अगर आपसे कहेगा कि भैया 2.5% का प्रॉफिट और 3.5% का लॉस, जरा मुझे इनका डिफरेंस बताना कितना होगा? एक प्रॉफिट है और एक लॉस है, तो डिफरेंस क्या होगा? एक प्रॉफिट है और एक लॉस है। आप कहेंगे सर प्रॉफिट को रखना है प्लस में और लॉस को रखना है माइनस में। तो एक वैल्यू अगर प्लस है और एक वैल्यू अगर माइनस है तो डिफरेंस हमेशा ऐड होगा। बड़े में से छोटा मत घटाना, कभी 3.5 में से 2.5 घटाने लग जाओ, क्योंकि यहां एक प्रॉफिट है और एक लॉस है, एक प्लस और एक माइनस है। याद करो क्रॉस मेथड जो मैंने आपको करवाया था, उस टाइम ये बताई थी सारी चीजें। तो माइनस प्लस वाले का डिफरेंस हमेशा ऐड होता है। तो 2.5 प्लस 3.5 कितना हो गया बच्चा? 6%। डिफरेंस कितना हो गया मेरे भाई? 6% का डिफरेंस हो गया। तो 2.5 और 3.5 का डिफरेंस 6। अब ये जो मैं टाइप कराने वाला हूं दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डिफरेंस। सवाल क्या कहता है कि एक वस्तु को 10% की हानि के स्थान पर अगर 10% के लाभ में बेचा जाता तो 20 रुपए ज्यादा मिलते। अब इस सवाल को उससे रिलेट मत करना जो हम अभी पिछले टाइप में पढ़ के आए हैं, वो अलग था। उस सवाल में हमें, आप ये मत कहना सर वहां पर तो आपने 10% की हानि और 10% के लाभ को देखकर ही सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाया था। यहां वो बात कर ही नहीं रहा है, वो सवाल अलग था। वो सवाल क्या था कि भैया 450 में बेचने पर 20% का नुकसान है, 20% का लाभ कमाना है, तो कितने में बेचेगा? एक विक्रय मूल्य दिया हुआ था, दूसरा पूछ रहा था। लेकिन बच्चे यहां क्या कंडीशन है? यहां कंडीशन है कि भैया 10% की हानि के स्थान पर 10% के लाभ पर बेचेगा तो डिफरेंस 20 रुपए का आएगा। यानी कि यहां बात डिफरेंस की कर रहा है, विक्रय मूल्य की तो कर ही नहीं रहा है। कह रहा है भैया पहले 10% के नुकसान पे बेच रहा था, अगर 10% का लाभ कमाता है तो दोनों का डिफरेंस उस 10% की हानि से 10% के लाभ तक आने का जो अंतर है वो 20 रुपए का है। कह रहा है ना, 20 रुपए अधिक प्राप्त करेगा पहले के मुकाबले। तो डिफरेंस की बात कर रहा है। तो पहले उसे क्या हो रहा था? 10% का नुकसान, बाद में कितना हो गया? 10% का प्रॉफिट। तो बच्चे जरा डिफरेंस बताना मुझे,
माइनस और प्लस का डिफरेंस हमेशा ऐड होगा, यस और नो? आप कहेंगे यस सर, डिफरेंस आ जाएगा 20%, और इसी की वैल्यू हमें 20 रुपया दे रखी है, 20 रुपया अधिक। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1 रुपया। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा? 100 रुपया। यानी कि उसका जो क्रय मूल्य है, 100% का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 100 रुपया। दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बात सही है क्या? इस सवाल को करिए। एक वस्तु को 15% की हानि के स्थान पर 15% के लाभ पर बेचा जाता है, जिससे व्यक्ति को 60 रुपए अधिक मिलते हैं। बताइए क्रय मूल्य कितना है? यहां भी बात डिफरेंस की हो रही है कि 15% की हानि के बजाय अगर 15% लाभ पर बेचेगा, हानि को अगर लाभ में बदलना चाहता है तो उसे 60 रुपए ज्यादा मिलेंगे। ये 60 रुपए क्या है? ये 60 रुपया डिफरेंस है, अंतर है। तो यहां भी हम कहेंगे कि 15% की हानि यानी कि लॉस की बात कर रहा है, और 15% के प्रॉफिट में जाएगा, तो माइनस और प्लस का डिफरेंस हमेशा ऐड होगा कि नहीं? 15 और 15, 30% की वैल्यू किसके बराबर है? 60 रुपए के बराबर। 1% की वैल्यू किसके बराबर है? 2 रुपए के बराबर। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर है जी? 200 रुपए के बराबर हो जाएगी। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। ये सवाल करिए। एक वस्तु को 10% की हानि के स्थान पर 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 165 रुपए का फायदा होता है। 165 रुपए का फायदा होता है। बताइए क्रय मूल्य क्या होगा? कॉस्ट प्राइस क्या होगा? आपका जवाब इसमें मिलना चाहिए। भाई 10% के नुकसान और 20% का प्रॉफिट, डिफरेंस कितना आएगा? दोनों का माइनस प्लस का डिफरेंस हमेशा ऐड होता है। उसकी वैल्यू किसके बराबर है? 165 के बराबर है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 3 धाम 30, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 55/10 × 100। ये आ जाएगा 550 रुपया। कितना जवाब आएगा बच्चा? 550 रुपया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल अब आप होमवर्क के रूप में रख लीजिए, और कल की शुरुआत हम यहीं से इसी क्वेश्चन से करेंगे। ओके, तो चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं आज 10 मिनट पहले ही, क्योंकि पहली क्लास है तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम भी लगेगा। बाकी कल हम टाइम बढ़ा लेंगे अपनी क्लास का थोड़ा सा, है ना? तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।